नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है नीलकंठ स्टार से भूपेंद्र लाठर, जिनसे हम करनाल के ही मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भी आए हैं हमारे करनाल में, ताबड़तोड़ तोड़फाड़ चल रही है, बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, पीले पंजे चल रहे हैं, जनता भी बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रही है उन्हें लेकर। उसको लेकर क्या कुछ आपकी राय है? लोगों को कहना है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनीज जहाँ पहले से बिजली के बिल जा रहे हैं और पानी के बिल जा रहे हैं, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, अब आकर उस पर पीले पंजे चला दिए जाते हैं, बसे बसाई बिल्डिंग्स घर जो है वो तोड़ दिए जाते हैं। कितना सही मानते हैं आप इस चीज़ को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को प्रणाम बोलता हूँ और उनका दिन शुभ हो, उनका उज्जवल भविष्य की प्रभु परमात्मा परमेश्वर से कामना करता हूँ कि सभी तरक्की करें और सब खुश रहें, आबाद रहें। देखिए, हर चीज़ के लिए एक मापदंड बनाए गए हैं। अगर हम बिजली और पानी की बात करते हैं, बिजली और पानी जो है वो बेसिक अमेनिटीज़ में आते हैं। बेसिक अमेनिटीज़ का मेरा मतलब है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इंसान कहीं भी रहे, उनके लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करना सरकार का धर्म है, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो। अगर आप अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में ले रहे हैं, मेरी एक प्रार्थना है। देखिए, वैसे तो हो सकता है मतलब कुछ लोगों को मेरा मतलब प्रार्थना मेरी पसंद ना आए, परंतु ये तो सच्चाई है कि जब ये अनअप्रूव्ड लोग कॉलोनियाँ काटते हैं, वो अपना प्रॉफिट लेके गरीब आदमी के साथ धोखा करके चले जाते हैं। कोई 8,000 का प्लॉट, कोई 10,000 गज का प्लॉट वो लेके चले जाते हैं। उनको प्लॉट लेने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या ये एरिया अप्रूव्ड है, या जब वो रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री में तो क्लियरली मेंशन होता है कि ये भूमि कृषि के योग्य भूमि है। लेकिन जब हम उसकी शेप चेंज कर देते हैं, उसमें कोई मकान बनाते हैं, कोई शोरूम बनाते हैं, उसके अंदर वो चेंज लैंड यूज़ एक फॉर्मेट जब एक सरकार ने बनाया हुआ है, अगर वो मिलता है तो उस पर अपने इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए, बड़ी गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है। पेट को कमर में लगा के इंसान मेहनत करता है, तब कमाई करके अपने एक आशियाना बनाता है। परंतु किसी ऐसे डीलर के या किसी ऐसे दलाल के हाथ आकर अपनी कमाई को हाशिए पे ना लेके जाएं। अप्रूव्ड कॉलोनियों में ही 500 गज नहीं, 300 नहीं, 150 नहीं, 50 गज में रह ले, लेकिन अप्रूव्ड में रह ले। देखिए, उससे अब अगर आप अप्रूव्ड जगहों पे रहोगे, आप कागज़ पक्के करा के रहोगे, उसमें आपको बैंकिंग सपोर्ट भी मिलेगी, बैंक भी आपको लोन करेंगे, उसमें बैंक का स्टेक भी होगा, आपका भविष्य भी ठीक होगा। कल को आपके बच्चे को आपको पढ़ाना है, उसके लिए अगर आप एजुकेशन लोन भी लेते हैं तो आप अपने मकान को एक श्योरिटी देके आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आज अगर डीटीपी साहब कार्रवाई कर रहे हैं, अब आप ही बोल रहे थे कि वो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं, उनको अनअप्रूव्ड क्यों कहा गया? उन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में दरअसल गलियों की हालात ऐसी हो जाती हैं, हमारा आम जन बेचारा समझ नहीं पाता। ये डीलर लोग तो प्लॉट बेच के चले जाते हैं। भगवान ना करे कोई हादसा आ जाए, उनमें फायर तक की गाड़ी नहीं जा सकती। फायर की गाड़ी जाने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं बचती, सब के सब बीच में रैंप उतार देते हैं, क्योंकि वो एरिया अनअप्रूव्ड है। मतलब जहां पूरा करनाल फिलहाल नए डीटीपी के अगेंस्ट पोस्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है वो सही कर रहे हैं? अगर अनअप्रूव्ड कॉलोनीज को ख़त्म करा जा रहा है, वो सही है? और लोगों का ये भी कहना है कि जो पहले अधिकारी थे उनको पैसे दे दे के हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई हैं, उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए अगर हमारे खिलाफ हो रही है तो। देखिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई समय अनुसार, कुछ अधिकारी हमारे ईमानदार अधिकारी हैं। मैं अभी हम एक जगह कहीं बैठे थे, श्री राजेश फोगाट जी हैं SP विजिलेंस, और शत्रुजीत कपूर जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। रही बात ये, मेरी तो एक आम पब्लिक से प्रार्थना है कि आप जो कानूनी मापदंड जो बने हुए हैं वो ज़रूर करें। देखिए, कोई अधिकारी, मुझे नहीं लगता ऐसे किसी का पर्सनल जाके आशियाना उजाड़ेंगे, कुछ ना कुछ उनके पास कागजों में होगा तो ही उनको जाके करना पड़ता है। वो बेसिकली उन प्रॉपर्टी डीलर्स को पकड़े जाके कि जिन्होंने उनको अनाप शनाप रेटों पे वो ज़मीनें बेची हैं, वो प्लॉट बेचे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। आप कहो कि बिजली बोर्ड वालों ने उनको कनेक्शन दे दिया बिजली का, उनको पानी वालों ने पानी का कनेक्शन दे दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मान लो मैं आपकी दुकान किराए पे ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कल को मैं ही गलत हो गया, मैं आपकी दुकान छोड़ नहीं रहा, कब्जा ही नहीं छोड़ रहा, मैं ना आपको किराया देता हूँ ना कब्जा छोड़ता हूँ। आपको लगेगा मैं इसको परेशान करती हूँ और आप मेरी बिजली का कनेक्शन कटवा देते, क्योंकि वो आपके नाम से हैं। परंतु अगर वहाँ भी मैं बिजली का कनेक्शन अप्लाई करूँगा अपने नाम से, मैं किराएदार हूँ, कब्जेदारी हूँ, सब कुछ भी हूँ, बेसिक अम्यूनिटीज़ के नाते सरकारी डिपार्टमेंट का या सरकारी तंत्र का ये फ़र्ज बनता है कि वो मेरे को दे। वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हमें कानून को भी ध्यान में रखना चाहिए। बेसिक अम्यूनिटीज़ में बिजली पानी आती है, वो हमें मिल जाएंगी।
लेकिन बिजली पानी मिलने से आपका ये राइट नहीं बनता कि आप किसी अनअप्रूव्ड कॉलोनी में अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन तो करें। लोगों से क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले सीएचडी की तरफ जो लोगों के घरों की तरफ सड़क जा रही है वो तक उखाड़ दी गई है नगर निगम द्वारा, अधिकारियों द्वारा। उनका ये कहना है कि ये भी अनअप्रूव्ड जगह है और ये जो कॉलोनाइजर्स द्वारा किया गया है ठीक नहीं है। तो क्या कुछ ऐसे में अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं उन्हें तो पता तक नहीं था कि उन्हें इस तरीके से धोखा देकर फ्लैट्स और बिल्डिंग्स बेची गई हैं। देखिए, मेरी वही एक सभी साथियों से एक मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो डीलर लोग हैं, इस किस्म के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सो कॉल्ड कोई मान लो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में कोई एक एकड़ खरीद लेते हैं, उसमें 16-16 फुट की कच्ची बजरी रोड़ी डाल के उसमें मैं कहता हूँ 2 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद वो उसी 1 एकड़ को मतलब हाईली प्रॉफिट ले लेकर बेचते हैं। उनको लगता है कि हम अनअप्रूव्ड कॉलोनी काट देंगे, आने वाली सरकारें आएंगी वो उसको अप्रूव कर देगी, या गिरेगा तो उसका गिरेगा जिसको हम बेच के भाग गए। वो एक आम आदमी के साथ, जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता, उनके साथ एक धोखा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर वो कॉलोनी काट रहा है, जो कॉलोनाइजर अनअप्रूव्ड कॉलोनी काट रहा है, उनके खिलाफ जरूर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपनी एक तय सीमा में बंधा हुआ है। उनको भी हाल ही में जो है निकाय चुनाव हुए, जिसमें बहुत सारे बीजेपी के चेयरमैन भी जो है वो भी जीते और बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। फर्जी डिग्रियों को लेकर ये इशू काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। चाहे असंध की बात कर ले, सोना की बात कर ले, जो वहाँ से चेयरमैन बने हैं बीजेपी के, या फिर आज़ाद चेयरमैन थे, बाद में जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनकी डिग्रीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। या फिर उनकी डीएमसी 10th की डीएमसी को लेकर चर्चा है कि वो डीएमसी जो है नकली है और उन्हें कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण जो होने वाली है उसे फिलहाल स्टे मिलना चाहिए उस पर। उसी को लेकर बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में चुनाव हुए हैं चेयरमैन के, और असंध की बात करें, सोना की बात करें, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो चेयरमैन उन्होंने स्टार्टिंग में ही झूठ बोल दिया, अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स ही नकली दिए हुए हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या लगता है? अब मेरी जैसा आपने मुझे एक सवाल किया है कि जो डिग्रियाँ हैं, देखिए मैं सबसे पहले ये एक सरकार ने मेरी तरफ से, मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो शिक्षा का हुआ है कि पंचायती राज या शहरी निकाय जितने भी चुनाव हैं उसमें एक शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इससे पहले आज तक कभी ये नहीं होता था कि शिक्षा ज़रूरी थी किसी भी पोस्ट पे चुनाव लड़ने के लिए। मेरी तो ये भी प्रार्थना रहेगी कि इसको आप विधानसभा और लोकसभा तक भी लेके जाएं। एटलीस्ट जिस प्रतिनिधि को जनता जनार्दन चुने, उस प्रतिनिधि का एक आईक्यू हो, उनका एक मेंटल लेवल सेट हो कि उनके लिए डू डोंट्स क्या हैं, पब्लिक के हित की बात वो उठा सके। अगर खुद को ही नहीं पता होगा, सपोज़ वो किसी ऐसे व्यक्ति को बना दें जिनको खुद ही नहीं पता होगा कि पब्लिक के हित के लिए क्या कानूनन रूप से, जिसमें राष्ट्र का भी निर्माण हो, जिसमें देश की और आने वाले युवा के बच्चों की भी भविष्य का निर्माण हो, वो क्या ऐसे पॉइंट उठाए, क्या ऐसे काम करे जिससे उनकी तरक्की हो। शिक्षा का जो ये मापदंड सरकार ने रखा है, मैं बिल्कुल इसको मतलब शीश झुका के स्वीकार भी करता हूँ, इसके लिए मैं ताली भी बजाता हूँ कि ये बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है। रखा तो है, रखने के साथ साथ अगर मैं बसंत की बात करूँ, सतीश कटारिया जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार थे, लोगों ने उनको वोट देकर जिताया क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से लोग परेशान थे। अब 500-600 वोट्स का जो है लगभग डिफरेंस था फर्स्ट रनर अप में और उनमें उनके जीतने में, और बाद में अगले दिन जाकर वो बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं जब बात आती है कि 10वीं की जो उनकी डीएमसी है वो नकली है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं सरकार ने ये क्राइटेरिया रखा, उसकी आप जो है प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार कहीं ना कहीं कवर अप करने की भी कोशिश कर रही है। तो फिर ऐसी क्राइटेरिया सेट करने का फायदा क्या, जिस पर सरकार खुद ही नहीं चलना चाह रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ वो तो है, परंतु जो डिफरेंस ऑफ वोट्स है, चाहे वो 1 वोट से कोई जीता हो, जो जीता वो सिकंदर, परंतु एक पहल सरकार ने की है। इसके अंदर अगर मान लो उनकी डिग्री फर्जी है तो मेरी सरकार से, आला अधिकारियों से एक प्रार्थना है कि आप उस डिग्री की तो अवश्य जाँच करें। जो शुरू के अपने हल्फनामे में कोई इस किस्म का कुछ अगर वो घालमेल मिलता है तो निश्चित तौर पर उनको बर्खास्त करके वहाँ पे दोबारा उपचुनाव कराया जाए। और रही बात ये कि उनकी डिग्रियों को, मेरी तो एक ये विनम्र एक प्रार्थना भी और एक सलाह भी है आला अधिकारियों से और सरकार से भी, मेरी भी एक विनम्र प्रार्थना है कि जब वो कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, अगर कोई ऐसे अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉमिनेशन,
तो जैसे नौकरी से पहले पीआई होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, ऐसे इनकी भी अगर वेरिफिकेशन हो जाएगी तो वो पहले ही लीक से हट जाएंगे। ऑलरेडी वेरिफिकेशन भी हुई थी और पास भी कर दिए गए थे, और शायद इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने ये पास किए थे। देखिए ये जांच का विषय है, इस पे निश्चित तौर पे सरकार को जांच करनी चाहिए। और क्या लगता है जब तक जांच नहीं होती तब तक शपथ ग्रहण रोकना चाहिए? देखिए वो इलेक्शन का प्रोसेस है, वो हमारे संविधान अनुच्छेद में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। अगर उसके ऊपर कुछ गंभीर सवाल हैं तो ऑब्वियस सी बात है रुकना चाहिए, और अगर कोई गंभीर सवाल नहीं है तो उसको जांच करके जो सरकार के कानून के अंतर्गत अगर कोई नियम है तो उसको लागू करना चाहिए। इसके बाद ट्विटर द्वारा जो है एक कंप्लेंट की गई सरकार के खिलाफ कि सरकार जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहती है सारे सिस्टम को। सोशल मीडिया पर पहले भी आपने देखा किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। हाई कोर्ट में जो है एक कंप्लेंट डाली गई, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। मीडिया बेसिकली लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कहीं ना कहीं ये तो हो ही रहा है। मैं कई चैनल वालों को देखता हूँ, वो मैंने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा है, आजकल भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं इस किस्म की एक फौजदारी तो हो रही है। तो उसके तो हम बिल्कुल, मैं उनके ऐसे कार्यों की तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से भर्त्सना करता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि बोलने की आज़ादी तो एटलीस्ट हर व्यक्ति की होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो राष्ट्रीय और रीजनल चैनल्स के माध्यम से हो। बशर्त ये है कि सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करने वाले साथियों को और पत्रकार महोदयों को मेरी एक ये विनम्र जरूर प्रार्थना है कि विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन, सबके सम्मान को ध्यान में रखते हुए दे कैन, मतलब वो कोई पोस्ट डालें, किसी का तिरस्कार ना करें। जैसे अब मैं अभी एक लाइव कंसर्ट था तो मैंने उसमें प्रार्थना की है प्रशासन को और सरकार को भी कि कुछ ऐसे साथियों पे भी नज़र बनाएं जो सोशल मीडिया के थ्रू सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं। कोई कहता है कि जी मैं फला धर्म के लिए मरने मारने और झगड़ने के लिए तैयार हूँ, उसी का कारण है देश में आज सांप्रदायिक दंगे फैल रहे हैं, और इसी सरकार में उन दंगों को फैलाने वालों को एज मिल रहा है। उनके खिलाफ दंगों से याद आया, कल ही करनाल के असंध में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं एक हॉस्पिटल पे। एक डॉक्टर को जो है मतलब धमकियां दी जाती हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। पहले भी इस तरीके की धमकियां आई थी कि अगर पैसे नहीं दोगे तो ये कर देंगे। उसके बाद फिर फेसबुक पर आकर खुलेआम सरेआम जो है लोग पोस्ट कर दिलेर कोटिया नाम का एक व्यक्ति है जो पोस्ट कर ये भी कहता है कि ये जो ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ये तो एक ट्रेंड सा नहीं बनता जा रहा है? क्या लगता है सरकार क्यों नहीं इस पे कंट्रोल कर पा रही है? क्योंकि जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ और उसके बाद से ही जो है इस तरीके की काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, और हर कोई जो है शूट आउट करके और फिर ये लिख देता है सोशल मीडिया पर कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ट्रेंड बना दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रामायण काल में ही एक बात कही थी कि भय बिना प्रीत नहीं है। बदमाशी या धिंगा मस्ती की हमारे समाज में ना तो जगह पहले थी, ना आज है, ना कल होनी चाहिए। मेरी सरकारों से, बैठे आला अधिकारियों से एक विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, खास तौर पे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो समाज के लिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। पहले सबसे पहले शांति और भाईचारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे ट्रैक पे हैं जो इंसान के वेशभूषा में दैत्य का रूप धारण करके बैठे हैं, उनका वैसे ही संहार करना चाहिए। बदमाशी की हमारे समाज में ना तो कोई जगह थी, ना होनी चाहिए। इसके अलावा आने वाले टाइम में आप कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं वो भी बता दें, क्लियर कर दें, क्योंकि बीच में ये भी बातें आ रही थी कि शायद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या कांग्रेस छोड़ सकते हैं, इस तरीके की कोई चीज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये किसने कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ? एक्चुअली कांग्रेस के जो चेयरमैन प्रत्याशी, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन प्रत्याशी थे घरोंडा से, उनको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे थे। उस रीज़न से लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि भूपेंद्र लाठर भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं आने वाले टाइम में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी का घरोंडा में ही नहीं, पूरे हरियाणा में किसी भी पद पे कोई व्यक्ति कांग्रेस के सिंबल पे नहीं खड़ा था। जब कोई नहीं खड़ा था तो हमारे जितने भी साथी हैं, हमारी सबको उनको यही प्रार्थना रही कि वोट सबका अधिकार है, वो अपनी स्वेच्छा से दें, किसी को मर्जी दे, वो उनका एक सोचने का तरीका था। उसमें हमारा कहीं किसी किस्म का कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा। सबने अपने मताधिकार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से किए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिंबल पे थी ही नहीं, ना कोई कांग्रेस का प्रत्याशी था। ये बिल्कुल नहीं है। मैं खास तौर पर अगर घरोंडा की भी बात करूं या असंध की भी बात करूं या कहीं की भी बात करूं, मैं विशेष तौर पर अगर मैं घरोंडा की बात करूं
तो घरोंडा में भी हमने किसी भी प्रत्याशी के लिए कुछ ऐसा नहीं कहा। जब हम खुद ही फील्ड में नहीं थे तो हमने कहा सबका स्वेच्छा से अधिकार है और वो अपना फैसला ले सकते हैं। आने वाले जनता ने टाइम में अपना आप भी चुनाव लड़ सकते हैं घरोंडा से? 100% मेरे संगठन ने मुझे इस बार आदेश किया है और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र लाठर नीलकंठ स्टार से, जिन्होंने बताया किस तरीके से आने वाले टाइम में वो भी जो है घरोंडा से चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल से सहयोगी राहुल के साथ, मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।